एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स के बारे में मैं आपको डिटेल में सब बताने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने अस्थमा एंड सीओपीडी देखा था। अब न्यूमोथोरेक्स देखते हैं। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन। न्यूमोथोरेक्स इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस, द स्पेस बिटवीन द लंग एंड चेस्ट वॉल, कॉजिंग पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द लंग। तो मैं आपको एक बार इमेज में बता दूं। देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल लंग है, ठीक है। और ये बाहर का जो लेयर है इसे पैराइटल प्लूरा कहा जाता है, और ये अंदर वाला जो लेयर है ये वाला इसे विसरल प्लूरा कहते हैं। और बीच में ये जो दिख रहा है आपको, ये प्लूरल कैविटी है। तो जब एयर इसमें फील हो जाती है, फ्लूइड नहीं, ओनली एयर फील इन द प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड अ न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। तो इसमें एयर फिल हो जाएगा। अगर इसमें फ्लूइड फिल होगा तो उसे प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है। और अगर इसमें ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो इसे हेमोथोरेक्स कहते हैं। और यहाँ पे न्यूमो का मतलब है एयर यहाँ पे प्लूरल स्पेस में कलेक्ट हो जाना, तो इसे कोलेप्स लंग हो जाता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कोलेप्स हो जाएगा लंग। तो यही डेफिनेशन में है, ठीक है। आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अब नॉर्मल लंग वर्सेस न्यूमोथोरेक्स वाला लंग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल चेस्ट वॉल रहेगा, फिर लंग भी नॉर्मल रहेगा। लंग जो होगा वो नॉर्मल एक्सपांड होगा। पर न्यूमोथोरेक्स वाले में क्या होता है, चेस्ट वॉल रहता है, और उसके यहाँ पे जो प्लूरल कैविटी होती है हमने देखा, ठीक है। प्लूरल कैविटी में क्या होता है, एयर फिल हो जाता है, जिससे आपका लंग क्या हो जाएगा, कोलेप्स हो जाएगा। तो आप इस तरह से फ्लो डायग्राम में भी इसे लिख सकते हो, इससे अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में नेगेटिव प्रेशर इन प्लूरल कैविटी कीप्स लंग एक्सपांडेड, ठीक है। नॉर्मल हम जानते हैं कि जो प्लूरल कैविटी होती है, ठीक है। ये प्लूरल कैविटी मैं आपको बता दूं इस तरह से, ये प्लूरल कैविटी है, इसमें क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर रहता है, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर। तो इससे क्या होगा, लंग अच्छे से एक्सपांड रहेगा। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन लंग एक्सपांड नॉर्मली, ठीक है। पर इन न्यूमोथोरिक्स में क्या हो जाएगा, एयर एंटर्स इन प्लूरल स्पेस, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर इज लॉस्ट। तो जब एयर एंटर हो जाएगी, ठीक है, एयर एंटर हो जाएगी इसके अंदर, ये यहाँ पे, तो क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर जो होता है वो लॉस हो जाएगा, एंड लंग्स क्या होने लगेगा, कोलैप्स होने लगेगा, ठीक है। लंग्स रिकॉइल इनवर्स, ठीक है, अंदर की ओर वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। पार्शियल और कंप्लीट लंग कोलैप्स अकर्स, डिक्रीज लंग एक्सपांशन, रिड्यूस्ड, ठीक है। लंग एक्सपांड ही नहीं हो पाएगा, कोलैप्स हो चुका है तो। और उससे भी क्या होगा, गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। हाइपोक्सीमिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में डेवलप। तो पेशेंट को क्या, हाइपोक्सीमिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन उतना बॉडी को मिल नहीं पाएगा। तो ये था न्यूमोथोरिक्स। अब इसमें नॉर्मल आप इस तरह से फ्लो डायग्राम में लिख सकते हो, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी इस तरह से फ्लो डायग्राम में लिख दीजिएगा कि एयर एंटर्स प्लूरल स्पेस, लॉस ऑफ नेगेटिव प्रेशर, लंग कोलैप्स, रिड्यूस्ड वेंटिलेशन, इम्पेयर गैस एक्सचेंज एंड हाइपोक्सीमिया एंड डिस्पनिया होगा। तीसरा फ्लो डायग्राम में लिख देना। अब कॉजेस देख लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का कॉज है प्राइमरी, इसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, अकर्स विदाउट नॉन लंग डिजीज। लंग डिजीज पता नहीं है फिर भी ये न्यूमोथोरेक्स हो गया, उसे स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स कहा जाएगा। रप्चर ऑफ सब प्लूरल लेब्स, टॉल थिन इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो पतले होते हैं उनमें होने के ज्यादा चांसेस होता है, एंड स्मोकिंग करते हैं उन पर्सन में। तो ये अननोन कॉज होगा तो उसे स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक कहा जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, अकर्स ड्यू टू लंग डिजीज, ये लंग डिजीज की वजह से होता है, जैसे कि सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग कैंसर, न्यूमोनिया। तो इन सब रीजन से क्या होगा, आपका सेकेंडरी
स्पॉन्टेनियस यानी लंग डिजीज की वजह से न्यूमोथोरिक्स डेवलप होगा। अब सेकेंड कॉज है ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरिक्स। तो रिब फ्रैक्चर हो गया, कोई एक्सटेंड ट्रॉमेटिक मतलब एक्सीडेंट की वजह से न्यूमोथोरिक्स डेवलप होता है। जैसे कि रिब फ्रैक्चर हो गया है, या किसी ने छुरा घोंप दिया है चेस्ट पे, ठीक है, पेनेट्रेटिंग चेस्ट इंजरी, स्टेप वुंड, यही छुरा घोंप दिया है किसी ने, या फिर आप गिरे हो तो किसी इस तरह से मतलब नुकीली चीज पे गिर गए हो तो उससे क्या होगा, चेस्ट को वो छेद कर जाएगा और अंदर वो एयर मतलब भरने लगेगा लंग्स में, ठीक है। गन शॉट वुंड हो गया, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा हो गया, तो ये सब से क्या है, एक्सीडेंटल केस है जिससे न्यूमोथोरेक्स होने के चांस होता है। लंग में जब इंजरी हो तो पूरे स्पेस में क्या होता है, एयर भरने लगती है। अब है लेट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स, जिसमें सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्जन किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो कई बार ये प्लूरा में चली जाती है, जिसकी वजह से ये लेट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स देखने को मिलता है। जैसे कि वेंटिलेशन इंसर्ट करते हैं तब थोराकोसेंटेसिस करते हैं, लंग बायोप्सी करते हैं, तो इन तीनों केसेस में ये लेट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स डेवलप होता है। अब टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरेक्स देखते हैं। तो फर्स्ट है क्लोज्ड न्यूमोथोरेक्स, तो नो कम्युनिकेशन विथ एटमोस्फियर। तो क्लोज्ड न्यूमोथोरेक्स में मतलब आपका बाहर से कोई मतलब कांटेक्ट नहीं होगा, जैसे कि किसी ने छुरा घोंपा है तो वो इंजरी हुई, ये क्लोज ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से लंग क्लोज ही रहता है और यहाँ पे क्या होता है, एयर भरने लगती है। एयर एंटर्स वंस एंड रिमेन ट्रैप्ड। एक बार एंटर हुई है एयर तो यहाँ पे कहीं से खुला नहीं है कि ये बाहर निकल पाए एयर, तो इसी में एयर रह जाती है, ठीक है। तो इसे क्लोज्ड न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। ओपन न्यूमोथोरेक्स में क्या होगा कि प्लूरल कैविटी होती है, वो कम्युनिकेट्स विद एटमॉस्फेयर एंड सकिंग चेस्ट वुंड। अगर किसी ने छुरा घोंप दिया है, ठीक है, यहाँ पे तो इस तरह से यहाँ से ओपन हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, एयर भरने लगेगी और ये एयर बाहर भी निकलती है। इसकी वजह से कई बार कोलैप्स हो जाता है, सकिंग चेस्ट वुंड, ठीक है। एटमॉस्फेयर के साथ इसका कम्युनिकेशन रहेगा क्योंकि यहाँ से बाहर से एयर अंदर जा सकती है। थर्ड है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स में देख लीजिए, मोस्ट डेंजरस टाइप है ये। एयर एंटर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बट कैन नॉट एस्केप। तो एयर एंटर्स हो जाती है इंस्पिरेशन के टाइम पे और वो बाहर नहीं निकल पाती है। इंक्रीजिंग प्रेशर कंप्रेस द लंग्स एंड हार्ट, ठीक है। तो क्या होगा, एयर एक बार एंटर हो गई इसमें, ठीक है, अब ये एयर बाहर नहीं निकल रही है तो क्या करेगी, यहाँ पे और एयर भरता जाएगा और ये लंग्स को धीरे धीरे इस तरह से कोलैप्स करने लगेगा, दबाने लगेगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो इसमें मेडिकल इमरजेंसी तुरंत इसमें ज्यादा अटेंशन की जरूरत पड़ती है। अब अब ये फोर्थ टाइप है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, जो हमने ऊपर देख लिया था। लंग विदाउट लंग डिजीज के ये होता है। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स जो होता है वो लंग डिजीज जैसे कि सीओपीडी, अस्थमा, निमोनिया की वजह से होता है। एंड ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स भी हमने देखा, कोई इंजरी हो गई, वुंड, चेस्ट वुंड इंजरी हुई है तो उसकी वजह से होता है, तो ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स 6। ये टोटल 6 टाइप के न्यूमोथोरेक्स होते हैं। अब इसके साइन सिम्टम्स देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी साइन क्या होगा, सडन चेस्ट पेन होने लगेगा पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया होगा, ड्राई कफ हो जाएगा एंड चेस्ट टाइटनेस फील होगा, तो ये सिम्टम्स आएंगे। फिजिकल साइन में क्या होगा कि टैकिपनिया, क्या होगा, हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी, ब्रीथ रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। टैकिपनिया का मतलब टैकिकार्डिया में आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे क्या होगा, चेस्ट एक्सपांशन रिड्यूस हो जाएगा। ब्रीथ साउंड आप ऑस्कल्टेट करोगे तो वो डिक्रीज आएगा एंड हाइपर रेजोनेंट फील होगा। परकसन, जो मैंने ये परकसन पे पूरा टॉपिक बनाया था वीडियो, तो परकसन करते हैं तब क्या आएगा, हाइपर रेजोनेंट देखने को मिलेगा। एयर फील हो लंग्स में तो हाइपर रेजोनेंट आता है, ठीक है।
और रिड्यूस हो जाएगा। टेक्टाइल वोकल फ्रीमिटर्स जो चेक करते हैं वो रिड्यूस देखने को मिलेगा। तो ये फिजिकल साइन हो गया। अब साइंस ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स जो होता है, जो सीवियर टाइप है, उसमें क्या होगा, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ट्रैकियल डेविएशन होगा अवे फ्रॉम अफेक्टेड साइड। सपोज इस तरह से ये ट्रैकिया हो गया बीच में और ये लंग्स हो गया, तो यहाँ पे लंग्स लेफ्ट साइड का कोलेप्स हो रहा है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इस पे प्रेशर देगा और ट्रैकिया आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस साइड राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ट्रैकिया इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। क्लियर है? फिर क्या होगा, डिस्टेंडेड नेक वेन्स हो जाएगी, हाइपोटेंशन होगा, साइनोसिस ब्लूइश कलरेशन देखने को मिलेगा और शॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब टेंशन न्यूमोथोरेक्स में देखने को मिलता है। अब डायग्नोसिस देखते हैं कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, रिड्यूस हो जाएगा ब्रीथ साउंड एंड हाइपर रेजोनेंस ऑन परकशन। परकशन करने पे हाइपर रेजोनेंट मिलेगा, ब्रीथ साउंड आपका डिक्रीज हो जाता है। तो ये आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे तब आपको ये चेक करना होता है। उसके बाद है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, विजिबल प्लूरल लाइन देखने को मिलेगी, कोलेप्स हो जाएगा लंग्स एंड इंक्रीज हो जाएगा रेडियो लुसेंसी जो होता है। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे वाइट वाइट दिखने को मिलता है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड करोगे तो क्या होगा, रैपिड बेड साइड डायग्नोसिस करना होता है, तो जब पेशेंट बेड पे है तभी ये अल्ट्रासाउंड करना होता है। इन कॉमन इन इमरजेंसी सेटिंग में ये अल्ट्रासाउंड करते हैं जिससे अंदर की इमेज पता चले। देखो इस तरह से इसका एक्सरे होता है। यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स दिखेगा, इस तरह से लंग कोलेप्स हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से कोलेप्स हो जाएगा। यहाँ एब्सेंट लंग जो मार्किंग होती है वो यहाँ पे आपको एब्सेंट दिखने को मिलेगा। ये देखिए ट्रेकिया है, राइट साइड लेफ्ट साइड का न्यूमोथोरेक्स हुआ है, तो इस साइड में ट्रेकिया शिफ्ट हो जाएगा। देखो इस साइड इस तरह से ट्रेकिया शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से न्यूमोथोरेक्स का एक्सरे देखने को मिलता है। अब सीटी स्कैन करवाना होता है, मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए सीटी स्कैन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें स्मॉल से स्मॉल मतलब पता चल जाता है। ठीक है, डिटेक्स स्मॉल न्यूमोथोरेक्स के लिए ये सीटी स्कैन करते हैं। आर्टियल ब्लड गैस एपीजी गैस एनालिसिस करवाया जाता है, जिसमें क्या होता है, हाइपोक्सीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपोक्सीमिया मतलब रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, एपीजी गैस में ये पता चलता है। अब देखते हैं यहाँ पे ये ट्रीटमेंट है स्मॉल न्यूमोथोरेक्स में। ऑब्जर्वेशन करना है, स्मॉल न्यूमोथोरेक्स से तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, ऑब्जर्वेशन करना होता है, बेड रेस्ट देना होता है एंड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना होता है एंड सीरियल चेस्ट एक्सरे करवा सकते हो आप। मॉडरेट टू लार्ज न्यूमोथोरेक्स में निडल एस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्लूरल स्पेस है वहाँ पे नीडल, देखो यहाँ पे नीडल इंसर्ट किया जाता है एंड देन यहाँ से ट्यूब लगाई जाती है, जिससे क्या होता है, ड्रेन किया जाता है, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन किया जाता है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ट्यूब लगा के। टेंशन न्यूमोथोरेक्स इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें इमीडिएट नीडल डिकम्प्रेशन करना होता है, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन होता है एंड ऑक्सीजन थेरापी दिया जाता है। ठीक है, देखो मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें आपको आइडिया आएगा इमेज में। इस तरह से ये ट्यूब इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, चेस्ट ट्यूब पूरा स्पेस में इंसर्ट करके यहाँ से जो एयर होती है उसे बाहर खींच लिया जाता है। और कभी कभी यहाँ पे फ्लूइड भी कलेक्ट हुआ हो, वो कौन से प्लूरल इफ्यूजन में, इस वाली कंडीशन में नहीं, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो इस तरह से ही मतलब ये चेस्ट ट्यूब लगाई जाती है और इसको फिर क्या किया जाता है, ड्रेन किया जाता है। तो यहाँ से एयर को नॉर्मली एस्पिरेट किया जाता है इसमें न्यूमोथोरेक्स में।
वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, जिसमें यहाँ पे आगे कैमरा लगा होता है और वो इस तरह से सर्जरी करते हैं। फ्लूरोडेसिस, बुलेक्टोमी एंड थोरेकोटोमी, इस तरह टाइप की ये सर्जरी की जाती है। अब इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट देखते हैं। ये सर्जरी वाला जो है मैंने अलग से टॉपिक पढ़ाया है, वो हम उसमें देखेंगे, आप देख सकते हो उसमें जाके, ठीक है। अब फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट देख लेते हैं। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में गोल क्या रहेगा? इम्प्रूव वेंटिलेशन, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, रिस्टोर करना है लंग एक्सपांसन को, इम्प्रूव करना है एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड एजुकेट करना है पेशेंट को। तो ये मेन गोल रहेंगे। अक्यूट फेज आफ्टर मेडिकल स्टेबिलाईजेशन, ठीक है। अगर तुरंत रिसेंट न्यूमोथोरिक्स हुआ है तो उसमें कोई फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ही, जब स्टेबिलाईज हो जाए पेशेंट, उसके बाद ही मतलब फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो फर्स्ट है पोजिशनिंग, जिसमें सेमी फॉलोअर पोजिशन आप देख सकते हो। इस तरह से बेड पे जो पोजिशन होता है पेशेंट की, इस तरह से सेमी फॉलोअर पोजिशन दे सकते हो। अपराइट सीटिंग पोजिशन इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको कौन सा करवाना है? डायाफार्मेटिक ब्रीदिंग करवा सकते हो, जिससे क्या होगा? प्रमोट लंग एक्सपांसन एंड रिड्यूस वर्क ऑफ ब्रीदिंग। सेगमेंटल ब्रीदिंग करवाओगे, इम्प्रूव वेंटिलेशन टू अफेक्टेड एरिया, ठीक है। कई बार जो लंग्स कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, तो उस एरिया में अच्छे से सेगमेंट एक्सपांड हो, तो आप इसलिए सेगमेंटल ब्रीदिंग करवाओगे। थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस में डीप ब्रीदिंग विद इंस्पिरेटरी होल्ड, इंस्पिरेशन होल्ड करवाओगे तो क्या होगा? उससे अच्छे से चेस्ट एक्सपांड होगा, ठीक है। मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी डिटेल में पढ़ाया है, उसमें आप देख सकते हो। यहाँ हम नॉर्मल देख रहे हैं। एयरवे क्लियरेंस में आप हफिंग एंड कंट्रोल कफिंग भी करवा सकते हो, सिक्रीशन अगर प्रेजेंट है तो। देखो इसमें एक नोट आपको डाउन करना है कि अवॉइड विग्रस टेक्निक इमीडिएटली आफ्टर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, क्योंकि इससे क्या होगा? अगर आप विग्रसली करवाने लगे तो लंग्स कोलैप्स हो जाने के चांसेस होते हैं। फिर आप मोबिलाइजेशन करवाओगे। अर्ली मोबिलाइजेशन में बेड मोबिलिटी, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सारी एक्सरसाइज आपको करवाना है पेशेंट को। बेड से किस तरह से खड़ा होना है, कैसे ट्रांसफर करना है, ये सारी एक्टिविटीज सिखाओगे। बेनिफिट्स क्या रहेगा? प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस यानी कोलैप्स नहीं होगा एल्वियोलाई, इम्प्रूव होगा ऑक्सीजनेशन, रिड्यूस होगा डिकंडीशनिंग, ये आपको करवाना है। ये नॉर्मल मैंने टॉपिक की हेडलाइन लिखा है, आपको इसमें डिटेल में लिखना है, ठीक है। पोस्ट चेस्ट ट्यूब इंसर्शन जो होता है, उसके बाद आपको कौन सी फिजियोथेरेपी करवाना है? जब ड्रेनेज ट्यूब रिमूव कर ले उसके बाद डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाओगे। इंसेटो स्पायरोमेट्री करवाते हैं, ठीक है। इस तरह से स्पायरोमेट्री जो होता है, तीन बॉल वाला होता है, ठीक है। अंदर 3 बॉल होते हैं और यहाँ पे उसका माउथ पीस होता है, जिससे पेशेंट क्या करता है, यहाँ पे डीप उसको इंस्पायर करता है, इस तरह से ये बॉल ऊपर जाता है। इनसे स्पायरोमेट्री करना है। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करनी है, शोल्डर एंड ट्रंक की। एम्बुलेशन ट्रेनिंग देना है, ठीक है। आफ्टर चेस्ट ट्यूब रिमूवल, ओके, तो ऊपर वाला था वो चेस्ट ट्यूब के साथ आप करवा सकते हो, पर कब? मतलब उसमें बहुत ज्यादा वो रखना होता है कि पेशेंट का जो वो चेस्ट ट्यूब है वो चेस्ट लेवल से ऊपर ना चला जाए, ठीक है। हमेशा वो जो बैग होता है वो चेस्ट ट्यूब के लेवल के नीचे ही रखना होता है। और आफ्टर मतलब रिमूवल के 2-3 दिन पहले वो करवा सकते हो। और आफ्टर चेस्ट रिमूवल, ट्यूब रिमूवल के बाद आप प्रोग्रेसिव ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड एरोबिक कंडीशनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग एंड पोस्चर करेक्शन, ये वाली एक्सरसाइज करवा सकते हो, ठीक है। अब पेशेंट को एजुकेट करना है, ये आपको पहले ही करना होता है कि स्मोकिंग करते हो तो वो रोक दें। अवॉइड हैवी लिफ्टिंग इनिशियली, फॉलो अप चेस्ट एक्सरे एंड रिकॉग्नाइज रिकरेंस सिम्टम्स, जैसे कि सडन चेस्ट पेन होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, तो ये पेशेंट को क्या कहना है, तुरंत वो बताएं, ठीक है। और ये सिम्टम्स होते हैं शुरुआती की केस में, ठीक है। धीरे धीरे ये सब रिड्यूस होने लगता है। पेशेंट को हैवी लिफ्ट नहीं करने देना है। कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगा कि रेस्पिरेटरी कई बार फेल हो जाता है, रिकरेंस न्यूमोथोर बार बार होने के चांसेस होते हैं, एंड
हिमोन्यूमोथोरेक्स हो जाता है, मतलब वहाँ पे ब्लड भर जाता है तो उसे हिमोन्यूमोथोरेक्स कहा जाता है। कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। एटिलेक्टेसिस मतलब वहाँ पे क्या होता है, कोलेप्स होना शुरू हो जाता है, एल्वियोलाई होते हैं वो सब कोलेप्स होने शुरू हो जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट होता है कई बार, क्योंकि हमने देखा टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है, ये ज्यादा ही कंप्रेस करने लगता है एरिया को, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस होते हैं। ये सब कॉम्प्लिकेशन में आएगा। तो ये था न्यूमोथोरेक्स। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।